अब हम आगे बढ़ते हैं और कागज़, उसके आविष्कार, उसका दायरा और उसकी महत्ता ये जानने के बाद अगला बिंदु है इस्लाम की स्थापत्य कला। स्थापत्य का अर्थ क्या है? भवन बनाने की कला, भवन से उसका ताल्लुकात है। और इस्लाम में भवन निर्माण में भी काफ़ी प्रगति हुई, कुछ नई नई चीज़ें उन्होंने ईजाद की। 10वीं सदी में इस्लामी दुनिया एक तरीके से बहुत सारी नए नए चीज़ों से भर गई और काफ़ी चकाचौंध हुआ। चकाचौंध से तात्पर्य है कि इस्लामी विचारधारा ने हर क्षेत्र को प्रभावित किया। तो हर क्षेत्र का जो प्रभाव है वो लोगों को अचंभित कर रहा था, चौंका रहा था, और इसी में से था एक वहाँ की स्थापत्य कला। स्थापत्य कला भी ऐसी थी जिसे एक सामान्य व्यक्ति आसानी से पहचान सकता था कि ये इस्लामिक कल्चर का, इस्लामिक संस्कृति का एक नमूना होगा। कुछ धार्मिक इमारतें, कुछ तरह की धार्मिक इमारतें स्पेन से लेकर मध्य एशिया तक छाई हुई थीं, फैली हुई थीं, जिसमें लगभग सभी में हम पाते हैं मकबरे थे, मस्जिद थे और उसके अलावा मीनारें थीं। इनकी विशेषता थी गुंबद, मीनार, मेहराब, इनका विस्तृत प्रयोग, जिस पे आगे हम थोड़ी और चर्चा करेंगे। फिलहाल हम ये जान लें कि स्पेन से लेकर मध्य एशिया तक जो पूरा इस्लामिक क्षेत्र है, उस इस्लामिक क्षेत्र में ये इमारतों का एक जाल बिछा हुआ था। और इनके इमारतों में मूल रूप से यदि हम बात करें तो इस्लामिक सभ्यता से, इस्लामिक संस्कृति से प्रभावित इमारतों में गुंबद है, मीनारें हैं, मस्जिद है और इसके साथ ही साथ मेहराब हैं। साथ ही खुल हसन है, जिसको हम बाद में बताएंगे। मस्जिदों ने भी एक बड़ा अच्छा और विशिष्ट स्थान पाया है। इसमें एक खुला प्रांगण होता था। यदि हम मस्जिद की बात करें, तत्कालीन मस्जिद की, तो हर जगह की मस्जिद लगभग एक रूपता लिए होती थी। बीच में एक खुला प्रांगण, जिसे हम आंगन भी बोल सकते हैं, वो होता था। प्रांगण एक तरफ एक बड़े हॉल में खुलता था, एक बड़े हॉल में खुलता था, और बीच में प्रांगण के ठीक बीच में एक फव्वारा होता था, जो यदि संभव है तो फव्वारा बनाते थे, और नहीं तो एक जलाशय होता था। तो खुले प्रांगण के बाद एक बड़ा हॉल से जुड़ा हुआ ये प्रांगण। हॉल के अंदर यदि हम जाएं तो सामने एक मंच दिखाई देता था, और उस मंच के आजू बाजू में प्रांगण के साथ हॉल के अंदर पंक्ति लगाकर लोग बैठते थे। काहे के लिए, किस लिए? नमाज पढ़ने के लिए। यानी ये जो मस्जिद होती थी वह एक धार्मिक प्रार्थना स्थल होता था, जो आज भी है। नमाज का नेतृत्व उनके धर्मगुरु करते थे, जिसे उनकी भाषा में इमाम कहा जाता था। और इमाम उस हॉल में, उस बड़े कमरे में दूसरी दीवार से लगे हुए एक मंच पर विराजमान रहते थे। तो एक मंच भी किसी एक मस्जिद की डिज़ाइन का एक अमिट अंग हुआ करता था। तो मंच पर इमाम, उनके धर्मगुरु और साथ ही पंक्तिबद्ध लोग प्रांगण और हॉल में बैठे हुए। ये जो कमरे की दीवारें हैं, इसमें मेहराब का बहुत प्रयोग किया गया है। एक ओर की दीवार पर जो मेहराब बनी होती थी, उसकी दिशा मक्का की तरफ होती थी। यानी दूसरे शब्दों में, मेहराब के माध्यम से नमाजी मक्का की दिशा जान जाता था कि मक्का किस दिशा में है, और मक्का का एक चिन्हित रूप से उसको प्रदर्शित करते थे, उसकी दिशा को। तो एक और दीवार पर मेहराब, जिसमें मक्का चिन्हित, और ऊंचा मंच जैसे मैंने बताया, और उसमें शुक्रवार को नमाज पढ़ी जाती थी, उसके बाद प्रवचन होते थे। मेहराब
मस्जिद, जलाशय, उसके बाद अगली चीज़ जो हर मस्जिद में पाई गई है वह है मीनारें। मीनारें यानी कुतुब मीनार जैसे है, ये तो बहुत ऊंचा है पर अलग अलग ऊंचाइयों की मीनारें ज़रूर होती थीं। और ये मीनारें जो थीं वो इनके धर्म का प्रतीक चिन्ह थीं। मीनारों की ऊंचाई देखकर दूर दूर से लोग समझ जाते थे कि यहाँ मस्जिद है अर्थात इस्लामिक धर्म के मतावलंबी यहाँ पर अच्छी संख्या में होंगे। नगर और गांव में समय का पता ये 5 समय की नमाज और शुक्रवार के प्रवचन से होता था। यानी चूँकि उस काल में घड़ियों की उतनी प्रचुरता नहीं थी तो समय का अंदाज जो लगाते थे वो 5 समय की नमाज की आवाज़ जो गूंजती थी उससे लग जाता था, और साथ ही दिन शुक्रवार को नमाज पढ़ने के मालूम हो जाता था। ये हुआ आपका उनकी स्थापत्य कला के कुछ नमूने। अब जहाँ तक उसमें दीवारें कैसी होती थी, क्या प्लेन होती थी या कुछ और उसमें बात होती थी, तो आपको तो मालूम है कि इस्लाम में जीव का किसी भी तरह का चित्रण प्रतिबंधित है। यानी चाहे वो पशु पक्षी हों, चाहे मानव हो, पुरुष हों, ये प्रतिबंधित है। तो फिर क्या वहाँ डिज़ाइन किया जाता था, क्या बनाया जाता था, यानी चित्रकारी और में क्या होता था। चित्रकारी के नमूने क्या कहते हैं। जो कला के वहाँ रूप विकसित हुए, चित्रकला के रूप, उन्हें हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक भाग कहलाता है अरबस्क, एक कहलाता है चित्रकला का एक नमूना अरबस्क, और दूसरा कहलाता है खुशनवीसी। अरबस्क क्या है? अरबस्क चित्रकला में ज्यामिति और वनस्पतियों की डिज़ाइन बनाने की कला। चित्रकला में ज्यामिति और फूल पत्ते पौधों के चित्र बनाने की कला को अरबस्क कला कहते हैं। दूसरी जो कला मैंने बताई खुशनवीसी, ये है लेखन कला। दूसरे शब्दों में से हम अंग्रेजी में एक तरीके से कह सकते हैं कैलीग्राफी, जिसमें वो बड़े सुंदर तरीके से लिखते थे। तो लेखन कला भी बहुत विस्तृत थी, बहुत रिच थी, गहन थी, और सुंदर लेखन पर भी बहुत कार्य हुए हैं। अब लिखा क्या जाता है चित्रकला में, तो हम समझ गए कि अरबस्क के तहत वहाँ पर उसमें फूल पौधे पत्तियाँ आदि या ज्यामिति के चित्र मतलब त्रिकोण, सर्किल, गोल या चतुर्भुज आकार या विभिन्न आकार बनाए जाते थे। लेकिन अब यदि लेखन सामग्री है, लेखन कला में भी उतनी महत्ता थी, तो लेखन सामग्री क्या थी? लेखन सामग्री मूल रूप से कुरानों की पंक्तियाँ होती थी, कुरानों की आयतें होती थी, पैगंबर के संदेश होते थे। इमारतों को सजाने के लिए और उसकी महत्ता को बढ़ाने के लिए धार्मिक उद्धरणों को वहाँ पर लिखा जाता था, छोटे छोटे रूप में, लेकिन बड़ी सुंदर तरीके से, कैलीग्राफिक तरीके से, पूरी गहराई से, गहनता से इस पे कार्य किया जाता था। तो हम कह सकते हैं कि जो मस्जिद का जो अंदरूनी दीवारें होती थी बड़ी ही सुंदर, रुचिकर होती थी, लेकिन पुनः मैं दोहरा दूं, किसी तरह के जीव का चित्रण चूँकि इस्लाम में वर्जित है, इसलिए वो नहीं होता था। अब्बासियों ने जो उमैयद के बाद आए और बगदाद से जिन्होंने इस साम्राज्य को या इस्लाम धर्म को फैलाया, उन्होंने समरा के उद्यानों में चारों तरफ जल से भरा शाही नगर बनाया था और कई बड़े बड़े वैभवपूर्ण महल बनाए, नगर स्थापित किए, और इन नगरों में उन्होंने अलग अलग उद्देश्य से महल बनाए। उमैयद लोगों ने नखलिस्तान में मरुस्थलीय महल बनाया। मरुस्थलीय महल क्या है, इस पर हम थोड़ा आगे बात करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि मस्जिद, मीनारें, मेहराब, गुंबद, इसके अलावा जो एक और चीज़ वहाँ बड़ी सामान्यतः पाई जाती है वो महल थे। और महल नॉर्मली सामान्यतया राजसत्ता, राजशाही, दरबारी लोगों के द्वारा बनाए गए थे। ये मरुस्थलीय महल थे और इन्हें नखलिस्तान
का महल कहा जाता था। 12वीं सदी के आते आते इस्लामिक प्रभाव सरकार और प्रशासन पर एक तरीके से कम होने लगा। धर्म, समुदाय और राजनीति, ये जो 3 पक्ष होते हैं, ये 3 पक्षों के संबंध बदलने लगे थे। पहले जो है राजनीति, धर्म और समुदाय तीनों एक ही रिंग के, एक ही सर्किल के हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे स्थितियां बदली, जैसे जैसे प्राथमिकताएं बदली और जब धर्म ने अपना स्थान सुरक्षित कर लिया, सुनिश्चित कर लिया, तो राजनीतिक गतिविधियां धर्म और समुदाय से स्वतंत्र हो गईं और राजनीतिक गतिविधियों ने एक अलग रूप लिया। राजनीति से कई बातें जुड़ चुकी थीं और उसमें मैंने जैसे कहा कि धर्म राजनीति से अब अलग हो चुका था। इसका अर्थ ये नहीं कि राजनीति अब अधार्मिक हो गई, राजनीति का अपना धर्म हो गया, राजनीति के अपने सिद्धांत हो गए, लेकिन अब धर्म आधारित सिद्धांतों से वो हट चुका था, तो धर्म अलग हो गया। इन्हें धार्मिक मान्यता नहीं थी, लेकिन कई आपसी मामलों में ऐसा देखा गया कि शरिया की मदद ली जाती थी। यानी शरिया क्या? इस्लामिक कानून। तो इस्लामिक कानून की मदद से कई बार छोटे मोटे मुद्दे निपटाए जाते थे। अन्यथा यदि वो मुद्दे बड़े हों, ज़्यादा बड़ा मामला हो, तो वो बात राजसत्ता तक पहुंचती थी और फिर उसे राजनीतिक तरीके से उसका निराकरण, उस समस्या का हल किया जाता था। अब हम इस अध्याय के लगभग अंतिम पायदान पर हैं। ये जानने के बाद कि इस्लाम का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, ये जानने के बाद कि इस्लाम के विभिन्न पहलू क्या क्या हैं, ये जानने के बाद कि इस्लाम के क्या मायने हैं, धार्मिक मायने, राजनीतिक मायने, ऐतिहासिक मायने, सांस्कृतिक मायने क्या क्या हैं, किस तरीके से इस्लाम धर्म ने पूरे विश्व को प्रभावित किया और जिसमें भारत भी अछूता नहीं है, भारत में इसका गहरा प्रभाव है। अब हम थोड़ा एक इसके अंतिम बिंदु पर आते हैं इस अध्याय के, जो आपके विषय का एक हिस्सा है, और वह है रोमन साम्राज्य के वास्तुकला रूपों से इस्लामिक वास्तुकला कैसे भिन्न है। एक सतत प्रयास हुआ करता था कि रोमन वास्तुकला और इस्लामिक वास्तुकला दोनों अलग रहें, भिन्न रहें। क्या, किस तरीके से ये सुनिश्चित किया जाता था, कैसे ये संभव किया गया, इस पर अब थोड़ा सा संक्षिप्त में बात करते हुए यह अध्याय यहाँ समाप्त होगा। और हाँ, साथ ही इस अध्याय के समाप्ति पर, इस अध्याय के खत्म होने पर कुछ प्रश्न आपके लिए मैं दे रहा हूँ। ये प्रश्न इसी अध्याय से संबंधित हैं और उसी क्रम में हैं जिस क्रम में इस अध्याय का अध्ययन अध्यापन हुआ है। दूसरे शब्दों में, यदि प्रश्न पहला है तो पहले प्रश्न को, उसके उत्तर को देखने के लिए आपको प्रारंभिक हिस्से में जाना पड़ेगा इस वीडियो के, और आपको वहाँ उत्तर मिलेंगे। ये आपकी सुविधा के लिए इसलिए किया जा रहा है ताकि ये जो प्रयास हो रहा है आपको पढ़ाने का YouTube के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, वह प्रयास और ज़्यादा निखरे और ज़्यादा सार्थक बने। तो चलिए हम चलते हैं रोमन साम्राज्य में स्थापत्य की भिन्नता। इसके वास्तुकला की जो विशेषताएं थीं, ये तो बहुत विकसित थीं और इनका भवन निर्माण या वास्तुकला के रूप में जो इस रोमन सभ्यता की जो भवन थे वो ज़्यादा कलात्मक थे। तो पहला अंतर तो ये कि रोमन सभ्यता के निर्माण में कलात्मकता की प्रचुरता थी, बहुलता थी। उनकी दूसरी वास्तुकला की विशेषताएं क्या हैं? पहली बात, कंक्रीट का सबसे पहला प्रयोग इन्होंने किया।
कंक्रीट, सीमेंट का सबसे पहला प्रयोग इनके द्वारा। ईंट और पत्थर को जोड़ने, मजबूती से जोड़ने की कला इन्हीं से सीखी गई। रोमन सभ्यता ने हमें ज्ञान कराया कंक्रीट से और मजबूती से। रोमन कलाकारों ने दो तरीके के प्रयोग किए वास्तुकला के निर्माण क्षेत्र में। पहला था डॉट का प्रयोग और दूसरा था गुंबद का आविष्कार। डॉट क्या है? डॉट की मदद से वास्तुकला में निपुण जो कलाकार हैं वो उसकी सहायता से अब एक से ज़्यादा मंजिल की इमारतें बनाते चलेगा, 2 मंजिला, 3 मंजिला। तो ये डॉट कला रोमन सभ्यता से आई। उसके साथ सीमेंट का उपयोग रोमन सभ्यता से आया, जिसने ईंट पत्थर को जोड़ने में मजबूती दिखाई। और डॉट का उपयोग जो है वो पुल बनाने में और अन्य विजय स्मारकों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसमें? पुल आदि बनाने में और विजय स्मारक बनाने में। रोमन साम्राज्य के जो विभिन्न विजय स्मारक उन्होंने बनाए उसमें भी इसका बहुत अहम उपयोग है। उदाहरण के लिए रोम के फोरम जूलियन की दुकानें, यहाँ जो दुकानें बनी रोम में, इसके 51 ईस्वी के बाद स्तंभों वाले चौक जो बनाए गए, खंभों के चौक बनाया गया जिन्हें पिज़ाओ कहते हैं। दूसरा उदाहरण नाइम्स के पास द गार्ड फ्रांस, प्रथम शताब्दी के रोमन इंजीनियरों ने 3 महाद्वीपों के पार पानी ले जाने का विशाल जल सेतु बनाया, जिसे एक्वाडक्ट कहते हैं, AQUADUCT, एक्वाडक्ट इन्हीं के द्वारा बनाया गया, जो नदियों, जो समुद्र से पानी को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाए और उसे सुरक्षित रखे, ज़रूरत पड़ने पर मदद की उस पानी का उपयोग किया जा सके। ये नाइम्स रिवर के पास। तीसरा उदाहरण जो दिया है कि पोम्पई एक बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र था रोमन सभ्यता का। पोम्पई में एक शराब बनाने वाला मदिरा व्यापारी का जो भोजन कक्ष, उस भोजन कक्ष को आप देखें, उसके चित्र को, इसमें मिथक पशु बनाए गए हैं। मिथक पशु यानी कल्पनाशील। तो जो उसके जो कमरे की जो दीवार है आप देख रहे हैं, उसमें चित्र थोड़ा स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं कि उन दीवारों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुछ जानवरों को उकेरा गया है। और ये सब जो जानवर हैं मिथक हैं। मिथक यानी कल्पनातीत। 75 ईस्वी में बना कोलोशियम एक बहुत प्रसिद्ध जगह है। वो आज एक तरीके से वर्तमान विश्व की धरोहर के रूप में जाना जाता है, ऐतिहासिक धरोहर के रूप में। ये कोलोशियम जो है, इसमें विशाल एक स्टेडियम का रूप लिया है और यहाँ पर तलवारबाजियों की कला पे पारंगत लोग, यानी निपुण तलवारबाज, अपनी कला दिखाते थे और ऐसा करते हुए वे जंगली जानवरों का मुकाबला करते थे। देखिए, कोलोशियम का एक हिस्सा थोड़ा टूटा भी हुआ है, लेकिन आप इसकी भव्यता को इस चित्र से समझ सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस कोलोशियम में 60,000 लोग एक साथ बैठ सकते थे। 60,000। और इसका अर्थ ये भी हुआ कि जहां इतना भव्य कोलोशियम बनाया गया है, जिसे एक तरीके से हम स्टेडियम कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में ये कि इतने लोग वहां पर इकट्ठे भी होते थे, तभी तो इतना प्रावधान किया गया। ये कोलोशियम और पैंथियन नामक जो भवन है, ये वास्तुकला के सर्वश्रेष्ठ नमूने हैं। कोलोशियम का जैसे मैंने जिक्र किया और चित्र में देख रहे हैं, गोलाकार हिस्सा है जो थिएटर है। यहाँ पर नाटक वगैरह भी होते थे और तलवारबाजी आदि तो होती ही थी। तो ये एक थिएटर की आकृति का था और तलवारबाजी के अलावा यहाँ दास बनाम जंगली जानवर या दासों के बीच में होने वाली लड़ाई, उसे बैठकर दर्शक देखते थे, उसका आनंद लेते थे। थियन एक और जगह है जहाँ पर थियन एक गुंबज है, गोल गुंबज है, बड़ा गोलाकार है और जिसकी ऊंचाई जो है 142 फीट। 142 फीट यदि हम बोलें
तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक मंजिल लगभग 12 फीट की होती है, तो करीब 13-14 मंजिल की ऊंचाई के यहाँ पर गुंबद हैं और चौड़ाई भी लगभग ऐसी ही थी। इसका निर्माण रोमन सम्राट हेड्रियन ने कराया। किसका निर्माण? इस गुंबद का निर्माण, जिसका नाम थियन है। रोमन वास्तुकला के लोग इंजीनियरिंग में कितने आगे निकल गए थे, ये इनके इस नमूनों से, जिसका मैंने जिक्र किया है, इन उदाहरणों से बड़ा स्पष्ट होता है, जिसमें ये हेड्रियन द्वारा बनाया गया गुंबद भी शामिल है। क्योंकि ये भवन जब तक गणित में परिपक्वता नहीं होगी, ज्यामिति में जब तक कौशल नहीं होगा, ज्यामिति माने रेखा गणित, ज्योमेट्री, इस पे जब तक कौशल नहीं होगा, ऐसे भवन बनाना संभव नहीं है। तो डॉट कला और कंक्रीट आदि का इन्होंने भरपूर उपयोग किया और उसके साथ ही वे इस ऊंचाई तक स्थापत्य कला में पहुँचे और इस रूप में वे इस्लाम से भिन्न थे, इस्लामिक स्थापत्य कला से भिन्न थे। ऐतिहासिक पुस्तकों की बात करने के बाद और भूगोल में तत्कालीन समाज में किए गए विवरण, उसको जानने के बाद थोड़ा हम भूगोल की पुस्तकों के बारे में जान लें। जो भूगोल लेखन था, भूगोल में जो लिखा गया, उसमें सबसे पहली पुस्तक जो थी वो मसूदी के द्वारा लिखी गई, मुरुन अल तवाह। दूसरी पुस्तक मुकदमी, जो एक तरीके से वर्णनात्मक भूगोल है, उसमें विस्तार से वर्णन है। पहली पुस्तक जो थी, ये पहली पुस्तक जो है वह एक तरीके से जो उनका घास का क्षेत्र था, घास थली थी जहाँ पर वो लोग बसते थे प्राचीन काल में, उस क्षेत्र का वर्णन है उसमें। तो वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ, वहाँ की जलवायु आदि के बारे में इसमें हमको जानकारी मिल जाती है। दूसरी जो पुस्तक है, दूसरी पुस्तक में हमें भूगोल और एक तरीके से वहाँ का सामान्य इतिहास ये हमको मिल जाता है। वर्णनात्मक भूगोल होने के कारण विभिन्न मनुष्यों का तुलनात्मक अध्ययन इसमें हो जाता है। तुलनात्मक अध्ययन से तात्पर्य है अलग अलग जलवायु क्षेत्र, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में रहने के कारण जो परिवर्तन आते हैं, उसका वहाँ जिक्र किया गया है। तीसरी पुस्तक, इसका नाम और जिक्र पूर्व में बार बार किया गया है। ये पुस्तक है तहकीक-ए-हिंद और लेखक कौन? अल बरूनी। आपको याद होगा इसका जिक्र बहुत विस्तार से पूर्व में हुआ है। ये पुस्तक अपने तई एक अलग भूगोल में तत्कालीन जानकारियों के लिए एक तरीके से हम कह सकते हैं अपनी तरीके से एक बाइबल ही है। इसमें बड़े विस्तार से भूगोल के अलावा अन्य मुद्दों को भी लिया गया है, पर भौगोलिक जानकारियाँ जो इसमें दी गई हैं वे भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। यूनानी, ईरानी और भारतीय व्यापारी, ये तीनों के जो बीच व्यापार होता था और उस व्यापार के माध्यम से जो इनके विचार, ज्ञान, कथन आदि जो यहाँ वहाँ जाते थे, इसने भूगोल लेखन को एक नया आयाम दिया। इसमें विभिन्न तरह की जलवायु का जिक्र है इनकी पुस्तकों में और साथ ही विभिन्न भागों का भी जिक्र किया हुआ है। भूगोल की बात करें तो रेहला एक बहुत प्रसिद्ध लेखक था। उसने वास्तव में भूगोल की पुस्तक तो नहीं लिखी है, पर यह पुस्तक भूगोल की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि उसने यात्रा वृत्तांत लिखा है। यात्रा वृत्तांत अर्थात अपने द्वारा की गई यात्रा के दौरान वो जिन जिन क्षेत्रों में गया, वहाँ की आबो हवा, वहाँ के वातावरण, वहाँ की भौगोलिक स्थिति, इसका भी उसने काफ़ी जिक्र किया है। तो रेहला की पुस्तक भूगोल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्थापत्य कला की बात करें तो इनके भवन को हम एक तरीके से 3 भागों में बांट सकते हैं। मूल रूप से धार्मिक इमारतें, इन धार्मिक इमारतों में एक मस्जिद का जिक्र है, फिर मकबरे और फिर उसके बाद इबादत खाना।
इबादत खाना यानी प्रार्थना स्थल, जहाँ प्रार्थना की जाती थी। इन तीनों ढांचों में, बल्कि इनके जो और भी ढांचे हैं, उसमें सब में एक आधारभूत चीज़ें हुआ करती थी, एक बेसिक चीज़ें कुछ हुआ करती थी। और वो क्या थी? गुंबद, मीनार, खंभों पर आधारित छत, कॉलम्स पे खड़ी हुई छत, मेहराब और उसके बाद खुली जगह, जिसे खुला सहन कह सकते हैं। तो गुंबद, मीनार, खंभे पर आधारित छत, ये उनकी ढांचे का मुख्य रूप हुआ करता था। इस्लामिक स्थापत्य कला में एक और बात आती थी, वह है नखलिस्तानों में मरुस्थली महल। मरुस्थली महल की यदि बात करें तो ये किसी खास उद्देश्य से बनाए जाते थे, शिकार के लिए आदि आदि। लेकिन इसमें मरुस्थली स्थल जो महल हैं, दो बड़े प्रसिद्ध हैं, और उन दो में से एक फिलिस्तीन में है, पैलेस्टाइन में है, और दूसरा जॉर्डन में है। ये पैलेस्तीन शब्द आप याद रखेंगे क्योंकि इसका बाद में जिक्र आएगा। पूर्व में भी इसकी चर्चा मैं इजराइल को लेकर कर चुका हूँ, पर फिलिस्तीन कुछ अन्य मायने में भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, तो बाद में जिक्र करेंगे। तो आप याद रखें कि मरुस्थली स्थल, रेगिस्तान में स्थलों में जो महल बनाए गए, उन्हें मरुस्थली महल कहा गया, जिसके कुछ उद्देश्य हुआ करते थे। मस्जिद का जिक्र करते हुए मैंने बताया आपको कि खुला प्रांगण होगा, जिससे जुड़ा हुआ एक बड़ा कमरा होगा, और प्रांगण के मध्य में फव्वारा या जलाशय, ये बहुत उनके लिए बहुत ही एक स्टैंडर्ड चीज़ हुआ करती थी। ये उनका एक कॉमन स्थापत्य कला का एक नमूना हुआ करता था। अब जो बड़ा कमरा है, उसमें तीन चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक था स्थान, जगह, दूसरा उसके मेहराब, और तीसरा मंच। स्थान की बात करें तो स्थान प्रार्थना के लिए था, नमाज जिसको कहते हैं, और जो नमाज पढ़ने आते थे वे नमाजी कहलाते थे। तो नमाज के लिए वो जगह हुआ करती थी, और जो नमाजी लोगों को जो नमाज पढ़ाते थे, जो मंच पे बैठते थे, उस मंच पे बैठने वाले मुखिया को, नेतृत्व करने वाले को इमाम कहते थे। मेहराब, दीवारों में कुछ ऐसे चिन्ह मेहराब के रूप में बनाए जाते थे, जिससे मक्का की दिशा स्पष्ट होती थी, क्योंकि इस्लाम धर्म में ये इसका पालन किया जाता है कि मक्का की ओर देखकर नमाज पढ़नी है, तो इसलिए मेहराब का उपयोग किया जाता था। और तीसरा स्थान था मंच। मंच जैसा मैंने बताया, हॉल के अंदर, वही बड़े कमरे के अंदर वो क्षेत्र जो थोड़ा उठा हुआ होता था, जहाँ पे इमाम बैठते थे, और जहाँ से नमाज पढ़ना या प्रवचन देने का कार्य हर शुक्रवार की दोपहर को होता था। इस्लामिक समाज या इस्लामिक धर्म, उससे संबंधित भवनों की बात करें तो उसकी विशेषताओं पर यदि जाएं तो हम जैसा समझ चुके हैं कि मकबरे, सराय, अस्पताल और इसके साथ महल ये बनाते थे। और ये पूरा स्पेन से लेकर पूरे पूर्वी एशिया तक जो उनका साम्राज्य था या उनका जो विस्तार था, वहाँ ये इनका जाल बिछा हुआ है। बाकी के बारे में तो मैंने बता दिया। थोड़ा महल के बारे में हम जान लें कि महल जो है उसे ये मूलतः रेगिस्तानों में हुआ करते थे, और इसलिए रेगिस्तान महल कहते थे। उनकी भाषा में इसे नखलिस्तान कहा जाता था। इन महलों के बनाने का उद्देश्य क्या था? आखिर रेगिस्तान में महल क्यों? कारण था कि ये उनकी ठाठ बात, शान और शौकत का परिचायक था। उनकी सत्ता, उनकी राजशाही इन महलों से परिलक्षित होती थी, यानी धर्म से परे। विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए ये महलों का उपयोग किया जाता था, और समय समय पर विश्राम स्थल के रूप में भी वहाँ चले जाते थे। वहाँ जब इन महलों में रहते थे तो विलासितापूर्ण जीवन से तात्पर्य ये भी है कि रेगिस्तान में शिकार
और मनोरंजन, ये दोनों के उद्देश्य की पूर्ति इस महल में रहते हुए इनके द्वारा की जाती थी। इन विभिन्न तरह के भवनों के बारे में बात करने के बाद, जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया कि सजावट जो होती थी भवनों की, वो सजावट के लिए चित्रकला का उपयोग करते थे, लेकिन चित्रकला में एक चीज़ वर्जित थी। ये बात आपको पूर्व में भी बताई गई है, और वह है प्राणी, जीव। जिसमें जीवन है उसे चित्रित नहीं किया जा सकता, क्योंकि चित्रित करके मानो कुछ और संदेश जा रहा है, ऐसा सोचते हुए उनके यहाँ ये वर्जित था। तो अब यदि जीव आदि का चित्रण नहीं करना है तो फिर उनके पास अन्य क्या उपाय थे जिसके बल पर वे भवनों के दीवारों को सजाते थे या भवनों को सजाते थे। तो वहाँ पर बात होती है उनके लेखन कला की, और लेखन कला का मैंने जैसे जिक्र किया, दो तरह की लेखन कला थी। एक तो खताती सुंदर लेखन कला, जिसे हम खताती कहते हैं, और दूसरा था अरबस्क। इन दोनों में अंतर क्या है? अरबस्क जो है वह मूलतः ज्यामिति या फूल पौधों की पत्तियां, वनस्पतियों, इनकी आकृतियों का चित्रण अरबस्क कहलाता है। खताती के तहत लेखन कला यानी लिपि की सुंदरता से इसका तात्पर्य है, जिसे हम कैलीग्राफी भी कहते हैं। ये लेखन कला जो है, सुंदर लेखन कला, ये दो तरीके से इसको हम विभाजित कर सकते हैं। पहला तो है इमारतों में, और इमारतों में जब इसको लिखा जाता था तो मूलतः इसका विषय क्या होता था? कुरान की आयतें या कुरान की कुछ बातें जो यहाँ पे पैगंबर के संदेश आदि के रूप में यहाँ पर लिख दिया जाता था। दूसरा पुस्तक। पुस्तकों में सुंदर लेखन कला को मूलतः चित्रकला के रूप में लेते थे। अर्थात हमने जैसे पूर्व में जाना कि अलिफ लैला की कहानियाँ, पंचतंत्र की कहानियाँ, उसके बाद सिंदबाद आदि की कहानियाँ, ये जो बहुत सारी जो कहानियों का संकलन उनके साहित्य में था, इनकी पुस्तकों को, इन संकलन का जो कलेवर होता था, इनका जो कवर होता था, उसका चित्रांकन ये करते थे, और चित्रांकन के माध्यम से वे ज्यामिति का उपयोग करते हुए उसको बहुत सुंदर बनाने का प्रयास करते थे। तो किताबों के कवर में चित्रांकन ये कहलाता, ये इस उनकी सुंदर लेखन कला का एक हिस्सा था।